नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। बिहार में 4 सीटों पर पहले चरण के तहत आज मतदान हुए। शाम 6 बजे तक वोटिंग परसेंटेज जो सामने आई है वो बहुत सुकून देने वाली नहीं है, क्योंकि 48 दशमलव कुछ वोटिंग प्रतिशत हुए हैं, यानी कि 50% से भी कम यहां पर चारों सीटों को मिलाकर वोट डाले गए हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो औरंगाबाद में हुई है और सबसे ज्यादा 52% गया में, माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा गया में वोटिंग हुई है 52% और नवादा में सबसे कम 41.5% मतदान हुआ है। वहीं औरंगाबाद और जमुई में 50% मतदान हुआ है और पिछले बार यानी कि 2019 के आंकड़ों को देखें तो ये लगभग 5% कम है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है ऐसे वक्त में जब कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने, यूं कहे कि मोदी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण किया, इधर विपक्ष का कहना है कि मोदी के खिलाफ लहर है, तो उस लहर का असर वोटिंग परसेंटेज में क्यों नहीं दिखा? क्यों इन चारों सीटों में मतदाताओं का उत्साह इतना कम दिखा? क्या वाकई मतदाताओं को इस मतदान में, इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई रुचि नहीं दिखी, या उन्हें कैंडिडेट पसंद नहीं था, या फिर वो सरकार बदलना नहीं चाहते हैं, या उनके मन में क्या है? निराशा है? मौसम भी एक वजह हो सकता है, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी है। कई कारक है, लेकिन ये जो कम परसेंटेज हुआ है इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन है, सहयोगी उदय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, सबसे पहले तो ये वोटिंग परसेंटेज जो है, क्योंकि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, मीडिया जो है, लगातार ये भी अपील हम करते रहे अपने चैनल के माध्यम से कि सभी मतदान के लिए आगे आएं, आगे बढ़ें। चुनाव आयोग भी बहुत पहले से ये लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता रहा। क्या वजह है कि पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियों के बावजूद इतना कम रहा वोटिंग परसेंटेज? ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और मतदान के बाद जनता अपने मन की बात बताती है। तो ये मन की बात, आज मतदान के बाद मन की बात कार्यक्रम हम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको वोटिंग परसेंटेज क्यों कम है इस पर चर्चा करेंगे ही, साथ ही दावे और प्रतिदावों के बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। सवाल ये उठता है कि हम कितने कम हैं। अगर आप देखेंगे जमुई में तो पिछली बार 55.71% था, जो कि इस बार 50% के आसपास है। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे जाएगा तो अलग बात है। गया की बात करें तो 52% है और 2019 में ये 56% था। तो कहने का मतलब ये है कि जो चारों क्षेत्र हैं उन चारों में ही वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है और सबसे ज़्यादा कम जो है वो मेरे ख्याल से नवादा में हुआ है, जहां वोटिंग परसेंट 41.5 है। अगर मान लीजिए कि बाद में करेक्शन होता है तो 42 या 43 जाएगा ये। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दावे तो चारों तरफ से थे और सबसे दिलचस्प है, उदय भी हमारे साथ हैं, आप भी फील्ड में निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इस बार का चुनाव है थोड़ा अलग दिख रहा है। पिछले बार के चुनाव तक एकदम साफ दिख रहा था कि दो गठबंधन आपस में बहुत नज़दीकी मुकाबले के साथ भिड़ रहे हैं। इस बार वो कमी महसूस हो रही है और अधिकांश जो मतदाता हैं वो मन बना चुके हैं कि हाँ, वो सत्ता पक्ष के साथ हैं या विपक्ष के साथ हैं। होता उल्टा था। पहले ये होता था कि जो बीजेपी के वोटर्स थे वो खुलकर सामने नहीं आते थे और अचानक अप्रत्याशित रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में, कई बार ऐसा आपने देखा होगा। इस बार बीजेपी के मतदाता हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, खुलकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष मौन है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उदय से भी बातचीत करना चाहेंगे हम अपनी चर्चा में, इसलिए हमने कहा कि ये मन की बात है कि इसको समझने की ज़रूरत है। जब भी कोई पक्ष मौन हो जाता है तो उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो पक्ष मौन है, उदय क्या लगता है इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इस बार लगभग 4 से 5% वोट कम हो गया है
ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कहा यह भी जा रहा है कि ध्रुवीकरण वाली स्थिति नहीं है, कि इस बार ऐसा कोई जोश नहीं है कि हाँ हमें इस मुद्दे पे वोटिंग करनी है, जैसे 2014 या 2019 में थोड़ी ध्रुवीकरण वाली स्थिति थी। तो इस बार लगता है कि स्थानीय मुद्दे या फिर वोटर काफ़ी सोच समझकर वोटिंग कर रहा है, या थोड़ी सी उदासीनता भी कही जा सकती है कि वोटिंग को लेकर, कि अगर कुछ लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि हाँ, जैसे बीजेपी के जो सपोर्टर हैं वो जाके वोट दे रहे हैं, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हाँ एक पक्ष की जीत तय है, एक पक्ष की हार तय है, कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काम कर रहा है। पहले 2-3 प्रत्याशी हुआ करते थे, तो अब सीधे सीधे ये टू साइड मुकाबला दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि एक पक्ष हारने वाला है, एक पक्ष जीतने वाला है, और जनता इसे लेकर भी कयास लगा रही है, या फिर क्योंकि ऐसी स्थिति में होता है अक्सर कि अंडर करंट की स्थिति भी होती है, लेकिन समझ पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए, अंडर करंट जब भी होता है उदय, तब वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़ता है, घटता नहीं है। इस बार घटा है, तो हम नहीं कह सकते कि अंडर करंट कोई इशू है जी। अंडर करंट देखना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि क्या दूसरा पक्ष जैसा कि दिखता है फील्ड में, क्या पूरी तरह से बाहर हो गया है, वो रेस में ही नहीं दिख रहा है, वो एफर्ट दिखा। और हाँ। लगातार हम भी ये सवाल करते रहे बिहार से जितने हमारे सहयोगी या जो गेस्ट पैनल में लोग जुड़ते थे, कि बीजेपी की तैयारियां दिख रही हैं, एनडीए की तैयारियां दिख रही हैं, वो अपने सहयोगी पार्टियों के लिए भी पीएम तक रैली करने पहुंच रहे हैं। लेकिन वही जब इन चारों सीटों की बात करें तो राजद के कैंडिडेट इन चारों सीटों पर हैं पहले चरण में, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिखा, या इंडिया गठबंधन के कोई बड़े नेता नहीं दिखे, अकेले तेजस्वी ही भार संभालते हुए नजर आए। अब देखिए, यहाँ न राहुल गांधी आए प्रथम चरण में, न खड़गे आए यहाँ पर, कोई नहीं दिखा। तो ये बताता हाँ। है कि कहीं आप ना कहीं एकजुट नहीं हैं, और हाँ। इसका असर है, या इसी वजह से उदासीनता है, या लोग बदलना नहीं चाहते, जो है ठीक है वाली जो सोच है वो भी हो सकती है। ये हो सकती है, लेकिन मुझे इस मौन में कुछ आहट दिखती है, या हम कहें कि पुनरावृत्ति दिखती है, वो 2004 की है। 2004 में इसी तरह से फील गुड फैक्टर था, और ऐसा लग रहा था जैसे विपक्ष धुल जाएगा पूरी तरह से, लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ था। तो क्या ऐसा उदय हो सकता है कि जो सत्ता पक्ष के वोटर्स हैं, उनको ये लग रहा है कि उनका पक्ष जीत ही रहा है, और मोदी के नाम पर लोग वोट देंगे ही, और इसलिए वो नहीं निकलते हैं। ऐसे भी लोग कहते हैं कि जो मध्य वर्ग है वो आमतौर पर बीजेपी का वोटर्स होता है, और मध्य वर्ग एकमात्र ऐसा वर्ग है जिसे गर्मी के समय गर्मी लगती है, ठंड के समय ठंड लगती है, बारिश में भीग जाते हैं, वो वोटिंग करने से बचते हैं। तो क्या अगर ऐसा है, ऐसा लगता है अगर आपको, तो क्या इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है? देखिए, इस पे कुछ दिन पहले भी चर्चा हो रही थी, तो बात ये सामने आई थी कि अगर 2004 के वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए तो कहा यह जाता था कि उस वक्त बीजेपी लगभग 29% पूरे देश में वोट परसेंटेज था, और कांग्रेस का 30-31, तो बहुत बारीक सा फर्क था। लेकिन अभी अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो पिछले वोटिंग 2019 में बीजेपी का कहा जाता है कि लगभग 38% वोट परसेंटेज है। तो ऐसे में अगर लोगों की उदासीनता है, कम भी होता है, तो वो 2-3% कम होगा, लेकिन कांग्रेस और जो अपोजिशन वाले हैं उनका वोटिंग परसेंटेज तो काफी कम है। तो क्या कांग्रेस अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा पाई है? जो ये बीजेपी के अगेंस्ट जो खड़े हैं, क्या वो अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा पाए हैं? ये भी एक अहम बात है। तो इसलिए लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आशा जी, आपको नहीं लगता है कि इस समय वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता, तब शायद विपक्ष के लिए एक स्थान बनता कि उनके वोटिंग परसेंटेज भी ज़्यादा बढ़ते, लेकिन उल्टा वो घट रहा है। इससे पहले मैं भी वही कह रही थी कि अगर परसेंटेज बढ़ता है चुनाव में, तो अमूमन देखा जाता है कि सत्ता पलट होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है लोगों में, तो वो खुलकर निकलते हैं, वोट करते हैं। तो क्या ये जो परसेंटेज कम हुआ है, यह हम मान के चलें कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, या लोग नहीं चाहते कि अब सत्ता परिवर्तन हो या फिर कैंडिडेट बदले जाएं, इसीलिए लोग चुपचाप से अपने घरों में हैं या निकले नहीं? तो ये परसेंटेज बहुत कुछ दिखाता है। अगर हम कहें तो हो सकता है कि लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। हाँ, ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन अब तक की रीडिंग्स ये बताती हैं कि जब भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो बीजेपी को नुकसान हुआ है। बिल्कुल। और इस बार बीजेपी वोटिंग परसेंटेज अगर कम जा रहा है, तो ये शायद, मुझे लगता है आने वाली रैलियों में आप पीएम को अपील करते हुए देखेंगे भी, अब
बीजेपी को वोट के अपील लिए करते हुए निकलना, कि अब सभी वोट के लिए पार्टियां निकलें। करेंगी और मेरे ख्याल से अब जोर लगाएंगे वो, चूँकि ये पहले दौर का मतदान सिग्नल दे रहा है, बहुत क्लियर कट सिग्नल दे रहा है। अगर बहुत अच्छे तरीके से बिहार के इन चारों सीटों पर लड़ाई विपक्ष ने लड़ी होती तो शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ता और इसका भी कुछ अच्छा परिणाम मिल सकता था। देखिए, लेकिन ये बात तो डरने वाली है ही बीजेपी के लिए भी कि आखिर वोटिंग परसेंटेज गिरा क्यों है। तो ये कहा जा सकता है कि इन 4 सीटों पर बिहार की जो वोटिंग हुई और लगभग 4 से 5% वोटिंग परसेंटेज गिरा है, तो ये तो एक अलार्मिंग है बीजेपी के लिए या पीएम मोदी के लिए भी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि फर्स्ट फेज में अगर वोटिंग परसेंटेज गिर गया तो अब बीजेपी भी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स अपने घरों से बाहर निकले, तो अब इसे मुद्दा बनाने की कोशिश होगी। तो कहा जा सकता है कि ये फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन था, बिहार में अभी 36 सीटें बाकी हैं, तो वहां फिर अब इस तरह का कोई कैंपेन चले कि आप अपने घरों से निकलिए, मतदान करिए, क्योंकि ये तो काफी एक तरह से लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए कि सिर्फ 42% लोग वोट करें। हाँ, और मैं वही नवादा ही देख रहा था, नवादा के आंकड़े देख रहा था मैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले वोटिंग नहीं हुआ है। वोटिंग 2019 में 52.5% वहाँ वोटिंग हुई है। तो अगर वहाँ पर मान लीजिए 41%, 41.5 मान लीजिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए, 10% घटना तो हाँ, बड़ा तो रेशियो है। 10% बहुत बड़ी बात होती है। और अगर ऐसा है तो ये क्लियर कट उदासीनता दिखाता है और उस क्षेत्र में ये गहन सोच का विषय जरूर है कि आगे कहीं वो रिपीट हुआ तो ये किस ओर चला जाए चुनाव परिणाम बताना मुश्किल होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जो चारों सीटें हैं और चारों सीटों में कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से चारों पर आरजेडी है और 2 पर बीजेपी और 1 पर हम, 1 पर एलजेपी। लेकिन एनडीए ने पूरी ताकत झोंकी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पीएम तक रैली करने यहाँ पर आए और विपक्ष की तरफ से वैसी रैली नहीं हुई। तेजस्वी ही कमान संभालते हुए नजर आए आरजेडी के तमाम प्रत्याशियों के लिए। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री आते हैं, उन चारों सीटों के लिए लोगों से अपील करते हैं कि वो उनके कैंडिडेट को, एनडीए कैंडिडेट को वोट करें, और उसके बाद लोग नहीं निकलते हैं। जबकि ये माना जा रहा है कि अभी प्रधानमंत्री का जादू चल रहा है, लोगों पर अभी तक चल रहा है, वो कायम है। उसके बाद भी अगर लोग नहीं आते हैं तो वाकई ये चिंता की बात है तमाम पार्टियों के लिए। और इस बार, अब अगले बार से आपने सही कहा कि जब इलेक्शन कैंपेन होगा तो लोगों से वोट करने के लिए भी अपील की जाएगी। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता है तो परिणाम किसी भी पक्ष में जा सकता है, ये निश्चित रूप से मान लीजिए। चूँकि जब विपक्ष खुद खड़ा नहीं है, खुद खड़ा होना नहीं चाहता है, मैं ये कहूँगा कि वो बहुत पुरजोर तरीके से लड़ना नहीं चाहता है। हालांकि अब झारखंड में विपक्ष की एक बैठक भी है, तो वो पता नहीं, वो उलगुलान भी है। लेकिन मेरा कहना है कि पड़ोसी राज्य है हमारा बिहार, और पड़ोसी राज्य में ये अगर मतदान की स्थिति है तो ये अपने आप में कुछ गहरे संकेत देता है। और मुझे याद है 2000 जो पिछले विधानसभा चुनाव में जब झारखंड का चल रहा था, तो मैं बार बार कह रहा था कि ग्रामीण इलाकों में जो भीड़ उमड़ रही है, शहरी इलाकों में नहीं उमड़ रही है, ये अपने आप में एक संकेत है और इसको रिवील करना ज़रूरी है, इसको डिकोड करना ज़रूरी है। तो वो जो डिकोड हुआ तो वो जेएमएम के पक्ष में गया था। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब विपक्ष की तरफ से नेता नहीं लड़ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता ने खुद विपक्ष की लड़ाई अपने हाथ में ले ली है, तब क्या होगा उदय? बिल्कुल, ऐसी स्थिति में तो बीजेपी के लिए ये काफ़ी महंगा पड़ जाएगा और ये आने वाले दिनों में एक संकट का संकेत भी है कि अगर बीजेपी के वोटर ये मान लेते हैं कि चलिए भाई, मोदी जी 400 सीट पार ही कर रहे हैं या वो पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, हमें घर से निकलने की जरूरत नहीं है इस कड़ी धूप में, तो ये काफ़ी मुश्किल वाली सिचुएशन होगी। लेकिन अब अभी देखिए, ये जो सिचुएशन है, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़े बड़े बिल्कुल, ये जो सिचुएशन है ना, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अगर जनता इतनी उदासीन है, मतदाता इतने उदासीन है अपने अधिकार, अपने कर्तव्य को लेकर, तो ये देश के लिए भी सही नहीं है। फिर तो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करना ही छोड़ देंगे। बहरहाल कुछ आंकड़े हैं जो इस वक्त बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम मतदान प्रतिशत पर बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो वेस्ट बंगाल में हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 77.57% वोटिंग हुई है। और उसके बाद तमिलनाडु का आंकड़ा है। तमिलनाडु में देखिए 72.9% वहाँ पर मतदान ये हुआ। बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तमिलनाडु में
ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी पूरी ताकत से लड़ रही है। विपक्ष वहाँ बहुत ताकत के साथ खड़ा हो गया। तमिलनाडु के स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो तमिलनाडु में जो सरकारें रही हैं वहाँ पर बीजेपी कहीं नहीं दिखती है, लेकिन बीजेपी ने इस बार वहाँ पर ज़बरदस्त कैंपेनिंग की और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वहाँ पे। अच्छा, जी। ये बंगाल में जब 77% है लगभग उससे ज़्यादा, तो ये क्या संदेश देखिए, दे रहा बंगाल में ट्रेंड रहा है ज़्यादा मत है? लोग प्रतिशत खुलकर का। वोट करते हैं। हाँ, ज़्यादा खुलकर करते हैं। प्लस ये है कि वहाँ वोटिंग में रिगिंग की बहुत प्रथा है। तो और ये कम्युनिस्ट के ज़माने से आरोप लगता रहा है, अभी ममता दीदी पर भी वही लगता है। तो वहाँ पे जिस तरह की वोटिंग होती है, बल्कि मुझे तो लगता है कि 77% फिर भी एक बैलेंस्ड है। अगर कई सारे आपको क्षेत्र में मिलेंगे जहाँ 85% और उससे ज़्यादा वोटिंग होती है, और सभी जानते हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इस मौजूदा दौर में सारे वोटर्स अपने ही क्षेत्र में बैठे रहें ऐसा नहीं होता है। कई सारे लोग बाहर चले जाते हैं, कई गांव खाली हो जाते हैं, तो और वहाँ तो और ज़्यादा है ये। तो वहाँ 77%। और दूसरा जो पक्ष है कि वहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या ठीक ठाक है, और उनमें जो मोदी को लेकर रोष है वो किसी भी हालत में नहीं, हाँ, वो किसी भी हालत में चाहते हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप उसको प्रकट करें, और इसलिए भी वोटिंग ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे कम, ये जो आंकड़े हैं देश भर के अलग अलग राज्यों से, सबसे कम बिहार में वोटिंग हुई है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। बिल्कुल, और ये सोचने से ज़्यादा अब इस आंकड़े को समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि दरअसल किसके पक्ष में जाता हुआ चीज़ें किस पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। क्योंकि अभी की स्थिति में हम जब जिन जिन क्षेत्रों में हमारे रिपोर्टर्स ने दौरा किया या हम लोगों ने जाकर देखा है, वहाँ पर स्पष्ट दिख रहा था कि एक एज बीजेपी को दिख रहा था। लेकिन इस वोटिंग के बाद कोई गारंटी नहीं ले सकता कि परिणाम उसी अंदाज में आएंगे या कुछ अलग नज़र आएंगे। बिहार की 40 सीटें हैं उदय, और 40 सीट में से भी 4 सीट पर ये वोटिंग परसेंटेज है, लेकिन जो ट्रेंड दिखा बाकी राज्यों में तो 50 के ऊपर ही वोटिंग रही, 77% तक वोटिंग गई है। तो ये कितना खतरनाक है बीजेपी के लिए, मौजूदा केंद्र सरकार के लिए, इसे कहें हम एनडीए के लिए कहें, ये कितना खतरनाक अभी फ़िलहाल दिख रहा है ये इशारा, क्योंकि इतना कम परसेंटेज हुआ है बिहार में। 40 सीटें हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। देखिए, बिहार की अगर बात की जाए तो एक जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले वो प्रचार करने अपनी समधन ज्योति मांझी के साथ पहुंचे थे, तो लोगों ने उन्हें दौड़ा दिया था। मतलब काफ़ी अप्रिय स्थिति उनके सामने आ गई थी। जीतन राम मांझी को भी ये उम्मीद नहीं थी। तो कहा यह जा रहा है कि उनकी जो समधन है ज्योति मांझी का गुस्सा जीतन राम मांझी पे लोग उतार रहे थे, क्योंकि ज्योति मांझी चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में गई ही नहीं थी और आम लोग सड़कों पर उतर आए, और अप्रिय स्थिति ऐसी आई कि मांझी जी को रिटर्न होना पड़ा। और उन्होंने बार बार ये बात कही कि भाई ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का, ये पीएम मोदी जी के लिए चुनाव हो रहा है, आप लोग ऐसा मत करिए। तो ये 4 सीटों का हाल, या फिर सबको लेकर आप ओवरऑल बता सकते हैं? ये बताता है कि कई जगह लोग काफी उदासीन है। उसी तरह से अभी नवादा की एक सीट के बारे में बातें आ रही है कि वहाँ उस विधानसभा में सिर्फ 28% वोटिंग हुई है, और वहाँ के विधायक पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि ऐसा जिसमें सिर्फ 10 वोटिंग ही हाँ, नहीं है। क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो गए ही नहीं है, और बिहार में कई ऐसे कस्बा इलाके हैं जहां लोग इस फर्क को भी नहीं समझ पाते कि हम वोटिंग किसके लिए कर रहे हैं। उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारा विधायक है हम उसके लिए वोट कर रहे हैं, तो वो अगर हमें पूछने नहीं आया तो हम वोट ही नहीं करेंगे। तो ये आक्रोश है या फिर लोग उदासीन है? उदासीन तो है। एक वजह होती है कि लोग वोट का बहिष्कार कर देते हैं। देखिए, एक तरफ वो आक्रोश भी कहा जा सकता है कि उन्हें लग रहा है कि भाई हम जिसे चुनते हैं वो तो आता ही नहीं है, और बहुत लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि केंद्र का चुनाव है। तो अगर ज्योति मांझी को लेकर लोग नाराज हैं तो जीतन राम मांझी पे गुस्सा उतार रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं इस बात को लेकर बिहार के पब्लिक में ये बात है कि भाई हम जिसे वोट देके चुन रहे हैं वो नहीं पूछ रहा हमें। एक बात है उदय, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल प्रयोग बहुत ज़्यादा हो गए वहाँ। नीतीश कुमार जिस तरह से एक पार्टी से दूसरी पार्टी, फिर दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में आते जाते रहे, ये पॉलिटिकल प्रयोग ख़तरनाक था, और किसी भी पक्ष ने इस बात की आलोचना नहीं की। जब वो आरजेडी के साथ गए, आरजेडी ने उनका स्वागत किया, आरजेडी उनके पक्ष में गुणगान करती रही। जब वो बीजेपी के पास आए, फिर बीजेपी ने उनका गुणगान करना शुरू कर दिया। तो शायद लोगों की जो भावना है
वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है इस पूरे चुनाव प्रचार में। और लोगों को ये लग सकता है कि साहब हमारी बात नहीं हो रही है, हमारी जो नाराज़गी है वो व्यक्त नहीं हो पा रही है। वही चेहरे हैं जो इधर से उधर पलट रहे हैं। तो क्या ये लग रहा है वहाँ के लोगों को या जनता को कि ये सिर्फ अपने फायदे के लिए सरकार बदल रहे हैं या सरकार का चेहरा बदल रहा है, इधर से उधर दल बदले जा रहे हैं? तो ये अब जनता समझकर एक आक्रोश ही हम कह सकते हैं, ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो आक्रोश है। ये है, देखिए दो तीन पक्ष अगर एक एक करके हम सॉर्ट आउट कर, एक एक पॉइंट आउट करते जाएं। पहला पक्ष ये हो सकता है कि विपक्ष ने बहुत जोर नहीं लगाया है, इसलिए हो सकता है ऐसा। दूसरा ये हो सकता है कि जो नाराज़गी है लोगों की वो उसकी वजह से वो नहीं आए, जो आक्रोश की बात आप कर रहे थे। तीसरा पक्ष ये है कि सत्ता पक्ष यानी जो भाजपा और एनडीए है, एनडीए के समर्थकों को ऐसा लग रहा है कि वो तो जीत ही रहे हैं, जो मैंने कहा कि 2004 की स्थिति जो बन रही थी। तो अगर ऐसा है, ये तीनों ही हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाकर ये डिकोड हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए हम जिस सीट के बारे में बात कर रहे थे, नवादा के वारसलीगंज विधानसभा के आंकड़े जो हैं कि वहाँ 5 बजे तक लगभग 30% ही वोटिंग हुई है और वहाँ से बीजेपी की अरुणा देवी विधायक हैं। तो ऐसे ऐसे सीट भी हैं जिस विधानसभा क्षेत्र में समझिए कि अगर 30% वोटिंग हुई है, बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अगर बीजेपी के विधायक हैं और वो अगर सोए रहे हैं 5 साल, तो उसका खामियाजा सांसद के जो प्रत्याशी हैं उन्हें उठाना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता वाली बात है बीजेपी के लिए। बिहार में तो ये साफ दिख रहा है। अच्छा, नवादा में वोटिंग कम होने का एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो बीजेपी की तरफ से गुंजन सिंह भोजपुरी जो गायिका हैं, गुंजन सिंह उनको बीजेपी की नेता थी और वो बागी हो गई एक तरह से, या बीजेपी के समर्थक थी और बागी हुई, और आरजेडी की तरफ से भी एक बागी खड़ा हुए। तो मतलब ये है कि आरजेडी के खिलाफ ये बागी हर चुनाव में होता रहा है। हाँ बिल्कुल होता रहा है और लोग इधर से उधर जाते रहे, नेता अपने अपने हित को देखते हुए। लेकिन ये कम होना वोटिंग परसेंटेज आने वाली जो और 36 सीटें हैं उन पर क्या असर डालेगा? हाँ बिल्कुल डाल सकता है। मैंने लेकिन आपको फिर कहा कि अगले चुनाव में वोटिंग स्ट्रेटजी बदलेगी सारे पार्टियों की, वो साफ है, क्योंकि ये कंफर्टेबल वोटिंग परसेंटेज नहीं है। और लोग टीवी पर आकर जो भी दावे करें, दोनों पक्षों को बेचैन करने वाला है। और जो भी जो कैलकुलेट करने वाले लोग हैं, या जिनको हम कहते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो समझते हैं वोटिंग पैटर्न को, उनको भी समझ में नहीं आने वाला है कि ये क्या हुआ। अब नवादा में जो आरजेडी के खिलाफ जो बागी खड़े हुए हैं, वो उनके समर्थक भी नहीं निकले होंगे वोट देने के लिए। लेकिन ये बातें वो तब हैं जब हम ये मानकर चलें कि उनके समर्थक नहीं निकले होंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर वही सिर्फ निकले होंगे तब क्या, क्योंकि आक्रोश तो उनमें होगा। तो ये एक विचित्र स्थिति बन रही है और इस वोटिंग पैटर्न से सबको सचेत हो जाना चाहिए, खासकर बीजेपी को, जहाँ पर कि उनके समर्थक सड़कों पर तो बहुत दिखाई दे रहे हैं लेकिन मतदान केंद्रों पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और ये साफ साफ बताता है कि उनकी तरफ से लैक है, कमी है। अगर वो मतदान केंद्रों तक लेकर नहीं पहुंच पाते हैं अपने वोटर्स को, तो उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष ने अब तक कोई मेजर एफर्ट किया नहीं है, इसलिए वो तो अब स्वाभाविक रूप से अपने एफर्ट्स बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल, अब उन्हें संजीदा होना पड़ेगा। और देखिए झारखंड में उलगुलान उसी की शुरुआत के रूप में हम लोग देख सकते हैं। हालांकि ये पहले से तय कार्यक्रम है, लेकिन झारखंड में कोशिश हो रही है कि विपक्ष की वो एकजुटता दिखे और विपक्ष उलगुलान के माध्यम से एक मंच पर नजर आए। तमाम बड़े चेहरे भी पहुंच रहे हैं उलगुलान रैली में। तो ऐसे में यहाँ पर एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी और इसका असर बिहार में भी दिखेगा। खुद तेजस्वी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, मैं इस तरह की रैली में बहुत ज़्यादा स्कोप तो नहीं देखता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि विपक्ष के नेता यहाँ जमा होंगे, लोग यहाँ पर आकर अपनी अपनी बातें रखेंगे। चूँकि इस तरह के प्रयोग इंडिया गठबंधन ने कई जगह पे किए और उनका कोई ख़ास परिणाम निकला नहीं, बल्कि इस तरह के प्रयोग के बाद दो चार दल अलग छिटक कर चले गए।
तो इससे कुछ खास हासिल होगा मतों को लेकर मुझे उसमें संदेह है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक जोश वो भर सकते हैं अपने समर्थकों में कि कम से कम झारखंड में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल, झारखंड में पुनरावृत्ति ना हो, और झारखंड में ऐसा नहीं लगता है यहाँ मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ सेंटिमेंट्स भी काम कर रहे हैं। लड़ाई, जैसे अब धनबाद सीट की बात की जाए तो अगड़वा बनाम पिछड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चतरा की बात की जाए तो कालीचरण सिंह को लेकर लोगों में उत्साह है कि पहली बार स्थानीय प्रत्याशी को मौका मिला है। उसी तरह से हजारीबाग में मनीष जायसवाल जी को लेकर उत्साह है कि एक ऐसा प्रत्याशी मैदान में है जो आम लोगों तक सीधी पहुँच रखते हैं आम लोग। तो ये कुछ फैक्टर्स काम कर रहे हैं। और देखिए, रांची जमशेदपुर में अभी तक महागठबंधन अपना प्रत्याशी नहीं तय कर पाया है। ये विडंबना है कि देश भर के इंडिया महागठबंधन के आला नेता जुट रहे हैं 14 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने, लेकिन 2 प्रत्याशियों का पता ही नहीं है अभी तक। और निश्चित रूप से ये दिलचस्प है। और ये जो मतदान के बाद मन की बात हम कर रहे हैं वो दरअसल मतदाताओं के मन की बात है, और वो सारी बातें हमने उकेरने की कोशिश की है। ये बताने की आपको कोशिश की है कि ये जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है इसे हल्के में ना लें। इससे अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आ सकते हैं, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसको रीड करने की ज़रूरत है। और इसके बाद यदि बिहार में ये ट्रेंड चलता है तो निश्चित रूप से जानिए कि परिणाम आपको चौंकाएंगे, और आपसे ज़्यादा राजनीतिक दलों को चौंकाएंगे। बिल्कुल सही कहा। ये तो राजनीतिक पार्टियों के लिए ये सलाह थी, लेकिन ये मतदाताओं के लिए भी है सलाह कि ये मौका आपको मिलता है 5 साल में एक बार। अगर आपको अपने पसंद की सरकार चुननी है तो आप निकलिए, मतदान कीजिए। सबसे पहले मतदान करना ज़रूरी है। जब जब आपके क्षेत्र में वोटिंग का समय आता है, आप तमाम काम छोड़कर वोटिंग के लिए निकलिए, तभी आप अपने पसंद की सरकार बना सकते हैं। इस तरह उदासीनता दिखाने से आपके मनपसंद की सरकार नहीं आ पाएगी। तो राजनीतिक पार्टियां भी सोचें और मतदाता भी सोचें कि क्यों मतदान करना ज़रूरी है। और राजनीतिक पार्टियां ये ज़रूर तय करें कि जब वो रैलियां करने जा रही हैं तो मतदाताओं को सिर्फ अपने चुनावी भाषण से तालियां बजाने पर मजबूर ना करें, उन्हें ये मजबूर करें कि बूथों तक वो पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। फिलहाल हमारे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।